स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम संगम युग की ऐतिहासिकता तथा उसके अतीत के प्रमाणीकरण को पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पहले भी हम संगम युग की दो अन्य परिप्रेक्ष्य में चर्चा कर चुके हैं। अगर वो वीडियो अब तक आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम आपके लिए और भी नए वीडियो बनाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। संगम रचनाओं तथा समकालीन शासकों को समकालीन और बाद के समय की जो कृतियाँ थी, रचनाएँ थी, उसमें स्थान दिया गया है। जो संगम रचनाएँ हुई थी या फिर संगमकालीन जो शासक थे, उनको तत्कालीन समय में जो रचनाएं हो रही थी या पहले या उसके बाद की जो रचनाएं हुई थी, उसमें इनके बारे में लिखा गया है, बताया गया है। इनकी चर्चा बाद के और पहले के कृतियों में भी आती है। अगर हम देखें तो रामायण में कावट नगर का उल्लेख आता है, जो अपनी मोतियों के लिए प्रसिद्ध था और पांड्य शासकों द्वारा शासित प्रदेश था। वहीं हम देखें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी पांड्य कावट के मोतियों का संदर्भ मिलता है। इतना ही नहीं, अशोक का जो 13वां शिलालेख है, जिसमें दक्षिण पड़ोसियों के रूप में चेरो, चोलो, पांड्यों तथा सत्यपुत्रों का उल्लेख हमें मिलता है। सत्यपुत्रों की पहचान हम देखें तो जम्बई में प्राप्त तमिल ब्राह्मी अभिलेख के आधार पर, जो कि आधुनिक पश्चिम तमिलनाडु का धर्मपुरी क्षेत्र है, के अथियमान वंश से की गई है। यानी कि सत्यपुत्रों की पहचान ऐतिहासिक है और इसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में भी मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पांड्य कावट मोतियों का संदर्भ मिलता है। इस प्रकार हम देखें तो संगम रचनाओं और उसके समकालीन शासकों का वर्णन पहले और बाद के जो कृति और रचनाएं थी उसमें हमें देखने को मिलता है। इस अभिलेख सत्यपुत्रों की पहचान करती है, जिसकी तिथि लगभग पहली सदी सीई मानी गई है, में इस अभिलेख को खुदवाया गया था। सतीय पुथो अधिय नेडुमंजनी इथापाली, इसमें दर्ज है कि सत्यपुत्र अथियमान ने जैन भिक्षु हेतु पाषाण सैया का दान किया। अशोक का अभिलेख संगम कविताओं की ऐतिहासिकता सिद्ध करने के लिए युक्ति के रूप में लिया जा सकता है। अगर हम संगम कालीन या संगम युग की या समकालीन शासकों की ऐतिहासिकता की बात हम करें तो हमें ऊपर के सही विवरण से संगम युग और समकालीन शासकों की ऐतिहासिकता पुष्ट होती है, मजबूत होती है, प्रमाणित होती है। साथ ही अशोक का जो अभिलेख है संगम कविताओं की ऐतिहासिकता सिद्ध करने के लिए एक युक्ति के रूप में लिया जा सकता है। राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख इस राजा की 113 वर्ष से अस्तित्व में रहे द्रमिड़ सघ पर विजय का उल्लेख मिलता है। जो राजा खारवेल है उनका जो हाथी गुफा अभिलेख है उसमें इस राजा की 113 वर्ष से अस्तित्व में रहे द्रमिड़ सघ पर अपने विजय का वे वर्णन करते हैं। इसमें यह भी वर्णन है कि पांड्य राजा ने घोड़ों तथा हाथियों के साथ मोती तथा अन्य रत्नों की भेंट लाकर खारवेल को सम्मानित किया था। इस प्रकार भी हम देखें तो पांड्य राजाओं के अस्तित्व में होने का प्रमाणिक तथ्य हमें हाथी गुफा से ही मिलता है। इससे संगम युग और संगम कालीन जो राजाएं थे उनके बारे में, उनके अस्तित्व के बारे में हमें पता चलता है। वहीं दूसरी सदी सीई में तिथिबद्ध किया गया एक तमिल ब्राह्मी में लिखित पुगलुर अभिलेख चेर वंश के 3 राजाओं का उल्लेख करता है। इसको आधान सेल्लुरुमपुरई, उसके पुत्र पेरुंकडुको तथा उसके पुत्र इलांकडुंको का उल्लेख है।
जिन्होंने एक जैन शैया का दान किया। इन 3 शासकों का उल्लेख संगम काव्य पतित्रुपाथु के 7वें, 8वें और 9वें राजाओं के रूप में उल्लेख है। तो यहाँ हम संगम कालीन और संगम कालीन शासक, संगम युग की ऐतिहासिकता और उसकी प्रामाणिकता की बात करें तो दूसरी सदी सी में जो तिथिबद्ध किया गया, तमिल ब्राह्मी लिपि में लिखा गया पुगलूर का अभिलेख जो है, उसमें चेर वंश के 3 राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिसका वर्णन संगम काव्य में जो पतित्रुपाथु अध्याय है उसके 7वें, 8वें और 9वें राजाओं के रूप में इनका उल्लेख मिलता है। इससे संगम युग की ऐतिहासिकता, उसकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है। इसी प्रकार हम देखें तो संगम काल की ऐतिहासिकता, प्रामाणिकता पुष्ट करने के संदर्भ में एक और अभिलेख हमें मिलता है, जिस अभिलेख पर 829 CE तिथि का कालक्रम अंकित है। यह अभिलेख है एरुक्कनकूटी अभिलेख। इस अभिलेख में संगम परिषद के आसन का संदर्भ मिलता है, जिस पर तमिल कृतियों के वजन को तोला गया था। और साथ ही यहाँ हमें किसी एट्टीचट्टन नामक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है, जो उस संगम के आसन पर विराजमान थे। तो इस प्रकार के जो वर्णन है, इस प्रकार के जो अभिलेख हैं, इस प्रकार के जो पूर्व की और बाद की रचनाएं हैं, जिसमें संगम काल के संबंधित संगमकालीन राजाओं के संगम काव्य के बारे में उल्लेख मिलता है, जिससे संगमकालीन राजाओं तथा संगम युग की ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है। इसी प्रकार हम बात करें तो संगम काल के लिए विदेशी स्रोतों की भी बात कर लेते हैं। विदेशी स्रोतों से भी संगमकालीन युग की जो राजाएं थे तथा उसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो जाएगी। तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं, संगम काल के लिए विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं। संगम काल रोमन संसार के साथ अपने समृद्ध आर्थिक संबंधों के लिए जाना जाता है। संगम कविताएं यवनों यानी कि विदेशियों द्वारा संचालित जहाज़ों का उल्लेख करती है, जो स्वर्ण लेकर आते थे और तमिल तटीय क्षेत्रों से काली मिर्च ले जाते थे। मिस्र के बेरिनिस से प्राप्त काली मिर्च के व्यापार के इस काव्यात्मक वर्णन की पुष्टि करती है। मिस्र के बेरिनिस से प्राप्त काली मिर्च के व्यापार के इस काव्यात्मक वर्णन की हमें पुष्टि मिलती है। इस प्रकार हम देखें तो विदेशी स्रोत जो मिस्र के बेरिनिस हैं, उससे हमें काली मिर्च और काली मिर्च के व्यापार के बारे में जो संगम साहित्य में काव्यात्मक वर्णन है, इसकी पुष्टि होती है। इसकी जानकारी हमें वहाँ से ही प्राप्त होती है। एक मृद भांड पर उद्धृत तमिल ब्राह्मी अभिलेख में आए कोटरा पूमन नाम से तमिल क्षेत्र के व्यापारियों की मिस्र तथा रोम के साथ व्यापार के इस तंत्र में भागीदारी का पता चलता है। वहीं हम देखें तो रोम तथा मिस्र के साथ व्यापारिक तंत्र की भागीदारी होने की जानकारी हमें तमिल ब्राह्मी लिपि में उल्लेखित अभिलेख कोटरा पूमन से भी जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ के लोगों का मिस्र तथा रोम के साथ व्यापार संबंध थे। वहीं हम देखें तो संगम साहित्य में उद्धृत स्थलों का संदर्भ यूनानी रोमन साहित्य में भी मिलता है। जिन स्थलों का वर्णन हमें संगम साहित्य में मिलता है, उन्हीं स्थलों का संदर्भ जानकारी हमें यूनानी रोमन साहित्य से भी पता चलता है। जैसे एस्ट्रोबो की जियोग्राफी, पेरिपल्स ऑफ एरिथियन सी, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री, टॉलेमी की जियोग्राफी तथा पेंटिगर की सारणी। पांड्यों के बंदरगाह नगर कोरकाई का उल्लेख कोल्ची और कोलखई के रूप में उल्लिखित है। चोलों की राजधानी उदययूर की पहचान अरगारू से की गई है। इस प्रकार हम देखें तो जो संगम साहित्य में जो उद्धृत स्थल हैं, जिन स्थलों का वर्णन किया गया है,
उन स्थलों के बारे में यूनानी रोमन साहित्य से भी हमें जानकारी मिलती है। इस प्रकार हम देखें तो संगम साहित्य और संगमकालीन राजाओं के ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता पुष्ट होती है कि जो जानकारी संगम साहित्य में है वह बिल्कुल सही है और ऐतिहासिक है। वहीं रोमन के साथ व्यापार का तमिलनाडु तथा केरल के कई पुरातात्विक स्थलों जैसे अरिकामेडु, अलगनकुलम, कोरकाई, कावेरीपट्टिनम तथा पट्टनम के उत्खनन से भी पता चलता है। इस प्रकार संगम साहित्य में उल्लेखित ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि होती है। इस पर हम देखें तो जो रोमन साहित्य है, रोमन रचनाएं हैं, वहाँ से भी और यहाँ जो पुरातात्विक स्थलों की खुदाई हुई है वहाँ से भी हमें ऐसे अभिलेख या उत्खनन से ऐसे जानकारियाँ प्राप्त होती है जिससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ के लोगों का संबंध रोमन तथा मिस्र के लोगों के साथ था। और जो संगम साहित्य में ऐतिहासिक स्थल की जानकारी दी गई है, ऐसे स्थानों की भी पुष्टि होती है रोमन और मिस्र के साहित्यों से। तो यह सिद्ध करता है कि संगम साहित्य की जो ऐतिहासिकता है वह सत्य है। आज के इस विषय में हमने इस महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ा और समझा है, जिसमें आज हम अतीत का प्रमाणीकरण संगम युग की ऐतिहासिकता को पढ़े हैं और समझे हैं कि किस प्रकार संगम युग की ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता सिद्ध होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।